एक साइंटिस्ट कम एक्टिविस्ट और किसी किसी के मुताबिक एक एंटी नेशनल ने 26 दिन तक अनशन किया। देश के युवा जो ज़्यादातर जेन ज़ी नाम से परिचित हैं, उन्होंने एकजुट होकर वर्तमान सरकार के खिलाफ सबसे बड़े स्तर पर विशाल मात्रा में आंदोलन की शुरुआत की। एक होम मिनिस्टर पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग करने का ऑर्डर दिया और एक एजुकेशन मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ गया। ये सब एक ही पार्लियामेंट सेशन के दौरान हुआ। तो अगर आपको लगता है कि पार्लियामेंट सिर्फ बिल पास करने की जगह है, तो इस सेशन की कहानी उसे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये है पार्लियामेंट के पीछे की असली लड़ाई। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है नीट यूजी 2026 कंट्रोवर्सी से, पेपर लीक के एलिगेशंस के साथ ही सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग में भी गड़बड़ी के एलिगेशंस। प्रेशर बढ़ता गया। एनटीए ने नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। मैटर सीबीआई को रेफर हुआ और बाद में रीटेस्ट भी कराया गया। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा असर सिर्फ नंबर्स में नहीं दिखता, उसका असर स्टूडेंट्स के और उनके फैमिलीज़ पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच कुछ स्टूडेंट्स की सुसाइड की रिपोर्ट्स ने पूरे इशू को और पेनफुल बना दिया। यहीं से एक एग्ज़ाम का इशू पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल गया और फिर ये गुस्सा पार्लियामेंट के दरवाजे तक भी पहुंच गया। इस स्टोरी का एक ह्यूमन साइड भी था। इस प्रोटेस्ट को सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सैटेरिकल यूथ मूवमेंट ने इसकी शुरुआत की, जिसे अभिजीत दीपके ने शुरू किया था। AISA, AISF और SFI जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस मूवमेंट के साथ जुड़े। 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद चलो का मार्च निकाला। हजारों की तादाद में जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ लोग बढ़े। इसमें क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी भी शामिल हुए। उन्होंने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक की शुरुआत की। उनकी डिमांड्स में 3 बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी: एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी में जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ को कंपेंसेशन और पार्लियामेंट में इस इशू पर सीरियस डिस्कशन। वांगचुक का फास्ट 26 दिन तक चला। बीच में पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया। इस एक्शन की राहुल गांधी ने पब्लिकली क्रिटिसिज्म की। फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये एश्योरेंस दिया गया कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे केस नहीं किया जाएगा, फैमिलीज को कंपेंसेशन मिलेगा और पार्लियामेंट में इस इशू पर डिस्कशन भी होगा। उसके बाद वांगचुक ने अपना फास्ट तोड़ा। कभी कभी पार्लियामेंट के बाहर खड़ा एक आदमी भी अंदर की पॉलिटिक्स को बदलने की ताकत रखता है। इस प्रोटेस्ट ने एग्जैक्टली यही दिखाया। मॉनसून सेशन के पहले हफ्ते में ऑपोजिशन ने एक बड़ी डिमांड की: एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। गवर्नमेंट ने पहले इस डिमांड को खारिज कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन और बाहर प्रोटेस्ट दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ता गया और फिर 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दिया। अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने गवर्नमेंट के स्टेप्स का जिक्र भी किया: सीबीआई प्रोब, एग्जाम कैंसिलेशन और रीटेस्ट। लेकिन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ रेजिग्नेशन लेटर में नहीं था। एक सिटिंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का सेशन के बीच में रेजिग्नेशन अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल मोमेंट होता है और इस बार उसके पीछे एक स्टूडेंट कंट्रोवर्सी ही थी। और फिर पार्लियामेंट में आया सेशन का सबसे बड़ा चार्ज्ड मोमेंट। 29 से 30 जुलाई के आसपास लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने होम मिनिस्टर अमित शाह पर सीधा इल्ज़ाम लगाया। उनका आरोप ये था कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पे पुलिस फायरिंग के लिए होम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर दिया। राहुल गांधी ने कहा, ही पुट pellets into the blood of our students. He ordered the students of our India to be shot. गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इसे एलिगेशन को बेसलेस बताया और पार्लियामेंट में हंगामा शुरू हो गया। यहाँ एक बात समझना सबसे ज़रूरी है,
पार्लियामेंट में पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एलिगेशन सीधा किसी सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर के अगेंस्ट हो तो डिबेट तुरंत पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बन जाती है, और इस सेशन में यही हुआ। अब वापस आते हैं FCRA बिल पर। इस बिल के खिलाफ ऑपोजिशन एकजुट जरूर थी, लेकिन उसके अंदर भी सबकी वजह अलग अलग थी। शिवसेना UBT के अरविंद सावंत ने इसे कैलकुलेटेड एजेंडा कहा। BJD ने कहा उसने बिल का टेक्स्ट तक नहीं देखा था। DMK ने बिल का विरोध किया और कहा कि इसके कुछ प्रोविजंस माइनॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। आपके संजय सिंह ने प्रोसीडियर पर सवाल उठाया और कहा कि बिल को पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाना चाहिए। सिविल सोसाइटी और चर्च बॉडीज भी ऑपोजिशन में आ गए, और आखिर में 12 अगस्त को गवर्नमेंट ने बिल को JPC के पास भेज दिया। JPC का मतलब ये नहीं कि बिल खत्म हो गया, बस अब उसकी अगली जर्नी कमेटी के थ्रू होगी। अब इमोशंस और पॉलिटिक्स से थोड़ा साइड हटकर नंबर्स देखते हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक लोकसभा अपने शेड्यूल टाइम का सिर्फ 15% तक काम कर पाई, राज्यसभा 33%, और 12 में से 9 बिल्स ऐसे थे जहां पायलॉटिंग मिनिस्टर के अलावा किसी और MP ने कुछ बात ही नहीं की। एक और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा गया। कंपैरिजन के लिए बजट सेशन 2026 में 13 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, 9 पास हुए थे और 1 वोट डाउन हुआ था। गवर्नमेंट की तरफ से किरण रिजिजू ने ऑपोजिशन पर आरोप लगाया कि वो सब्सटेंटिव डिबेट के बजाय स्लोगनियरिंग कर रही थी। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इस सेशन को अ वॉशआउट कहा और इसे 2015 के डिसरप्टेड मॉनसून सेशन से कंपेयर किया। तो नंबर्स एक पिक्चर तो ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन पूरी पिक्चर, उसके लिए दोनों साइड्स को समझना थोड़ा ज़रूरी है। गवर्नमेंट का कहना था ऑपोजिशन जानबूझकर पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर रही थी। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने एंटी पेपर लीक रिफॉर्म्स, जुडिशियल कैपेसिटी और MSME प्रोटेक्शन जैसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस पास किए। ऑपोजिशन का ये कहना था गवर्नमेंट कंट्रोवर्शियल बिल्स को कम से कम डिस्कशंस के साथ पास करना चाहती है और FCRA और डिलिमिटेशन जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को प्रॉपर स्क्रूटनी से बचा रही है। सच क्या है, नंबर्स दोनों तरफ की आर्गुमेंट्स को कुछ हद तक सपोर्ट करते हैं, लेकिन फाइनल जजमेंट आप खुद कीजिए। एक एक्टिविस्ट के 26 दिन का अनशन, एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, स्टूडेंट्स का गुस्सा पार्लियामेंट के बाहर तक पहुंच जाना और पार्लियामेंट के अंदर सीनियर लीडर्स का आपस में टकराव होना, ये सब अपनी जगह है, लेकिन इन सब का असर आम आदमी की जिंदगी में क्या असर डालता है, केरला पर, NGOs पर, स्टूडेंट्स पर और आने वाले पॉलिटिकल ईयर्स पर, ये सब कुछ हम समझेंगे एपिसोड 3 में। जय हिंद।